हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। साइंस में बायोलॉजी का आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने जा रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि सभी प्रश्न जो है सर कि ये पिछले वर्ष विगत वर्षों में पूछे गए हैं, वही प्रश्नों को इसमें कवर करने की कोशिश किया गया है। एक बार फिर करें कि आप लोग पुनः इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए। बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि जीवों में आनुवंशिकता विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जो जीव हैं उनमें आनुवंशिकता विभिन्नता किस कारण होती है? डीएनए के प्रतिलिपिकरण के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवंशिकी पुनर्योग के कारण या इनमें से सभी। तो जो जीवों में आनुवंशिकी विभिन्नता उत्पन्न होती है वो इनमें से सभी के कारण होती है। किसके कारण होती है? इनमें से सभी के कारण होती है। देखिए, प्रश्न को हम 2 से 3 बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको को प्रश्न को दिमाग में बैठे, क्योंकि बोलने से जो है दिमाग में छपता है, इसलिए प्रश्न को 2 से 3 बार हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, इनमें कौन जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि नहीं है? करा कि जो जीवाश्म की गणना की आधुनिक विधि कौन नहीं है? रेडियो कार्बन काल विधि, समस्थानिक अनुपात विधि, समान गुण वाले अन्य जीवों के आयु द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो आधुनिक विधि नहीं है वो कौन नहीं है? तो समान गुण वाले जीवों के अन्य जीवों के अणुओं के आयु द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो कि देखिए, ये प्रश्न भी आया परीक्षा में, पक्का छपेगा ही छपेगा, 100% श्योर है ये। तो किस वैज्ञानिक ने को आनुवंशिकी का पिता के कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? जो मेंडल थे अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो किस पौधे का? मटर के पौधे का चयन किया था। किसका? मटर पौधे का। अगला प्रश्न को देखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा अवशेषीय अंग मानव में पाया जाता है? देखिए, ये भी प्रश्न पूरी संभावना की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अवशेषीय अंग मानव में कौन है? अपेंडिक्स है। कौन है? तो मानव में अवशेषीय अंग अपेंडिक्स होगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, इनमें कौन अवशेषीय अंग है? तो इनमें कौन अवशेषीय अंग हो जाएगा? अपेंडिक्स जो है अवशेषीय अंग हो जाएगा। अगला देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जो जीनी संरचना है क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। और जो फिजिकली है वो क्या कहलाती है? फिनोटाइप। तो क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। अगला प्रश्न देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है। कह रहा कि समजात अंगों का उदाहरण कौन है? तो समजात अंगों का उदाहरण कौन है? बताइए। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद, हमारे दांत और हाथी के दांत। देखिए, हमारे दांत और हाथी के दांत में अंतर है। आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, इसमें भी अंतर। इसमें कौन हो जाएगा? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद। देखिए, हमारा हाथ भी किसका काम है? खाने सब का काम है। और जो कुत्ते का अग्रपद है उसका भी जो है कोई चीज़ काम करने का है, देखिएगा उससे काम करता है। अगला अपन देखिए, समजात किसे कहें? तो जिसका जात एक हो और कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगला देखेंगे, कौन सा अभिलक्षण अनुसांगत नहीं है? कह रहा कि कौन सा जो अभिलक्षण है जो अनुसांगत नहीं है? तो आँख का रंग ये भी है। चमड़ी का रंग नहीं देखते हैं किसी का माता पिता करिया हो तो उसका जो होता है वो भी करिया होता है। शरीर का कार्य भी होता है। तो बाल की प्रकृति है ये क्या है? आनुवंशिकी नहीं है। बाल की प्रकृति क्या होगा? आनुवंशिकी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेगा, किसके आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? कह रहा कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? विकास के आधार पर आनू का, मकड़ी का, मछली का या चिंपैंजी का? तो किसका सबसे अधिक है? तो चिंपैंजी का। किसका हो जाएगा? चिंपैंजी का। चिंपैंजी का। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा कि मानव युग्मक में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो मानव युग्मक में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी। देखिए, ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। अगर एक तो होता है ना, लैंगिक जनन एक हो जाता है तो 22 जोड़ी हो जाता है। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला कहता है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है? एकल संक्रमण है। तो एकल संक्रमण में क्या होता था? बोलिए। तो 3:1 था ना। एकल संक्रमण में क्या था? 3:1। अगला प्रश्न देखिए। अगला कहा था कि निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा कौन होगा? तो XX हो जाएगा। कौन हो जाएगा? XX हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला कहता है, जीवों के वर्गीकरण में समान जातियां आपस में मिलकर किस पद क्रम का निर्माण कर रहा है? कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण में जो समान जातियां हैं वो आपस में मिलकर किस पद क्रम का जो है काम करता है? तो किसका करता है? वंश का करता है।
ना कि कुल संघ और फाइलम का। किसका करता है? वंश का करेगा। किसका? वंश का करता है। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला कहता है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया गया? मेंडल के एक संकरण प्रयोग हुआ था F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न मटर के संकर हुए, क्या हुए? संकर नस्ल के पौधे को किस हथी से? तो टीटी से किया गया था। एक बड़ी टिया था, एक छोटी टी, यानी कि टी और टी। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला कहता है कि मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंगित किया गया? तो शुद्ध रूप से लंबे इंगित चिन्ह को किस रूप में निरूपित किया गया था? कहा कि शुद्ध। तो शुद्ध कब होगा? जब दोनों लंबा होगा, टी होगा, बड़े पौधे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवों में विविधता है तो निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? क्या है कि पृथ्वी पर जीवों में विविधता है तो निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? बताइए आप लोग। विभिन्नता, इनमें क्रमिक एवं निरंतर विकास, आनुवंशिकता, या इनमें से सभी? तो इनमें जो है ना क्रमिक विकास के कारण है, जो सो क्या है, इनमें उत्तरदायी है, विविधता है, निरंतर है। अगला देखिए। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो चार्ल्स डार्विन ने। तो क्या कहलाएगा? डार्विनवाद कहलाएगा। द प्राकृतिक चुनाव किसने दिया था? डार्विन ने। तो क्या कहलाएगा? डार्विनवाद कहलाएगा। अगला देखिए। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है? जो उपार्जित लक्षणों का वंशागति है किसका है? तो लैमार्कवाद का ना। किसका? लैमार्क का है। किसका? लैमार्क ना कहते हैं। चूहों को, पोछी को काट कर किसने किया था? लैमार्क कहते हैं कि उपार्जित अंगों का क्या है? विकास है। तो उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है? तो लैमार्कवाद का। अगला देखिए। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? जब एक ही प्रजाति के बीच प्रजनन होता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन, अंतर प्रजनन, बाह्य प्रजनन, यानी में से कोई नहीं। तो देखिए जब एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन होगा ना तो क्या कहलाएगा? अंतः प्रजनन। क्या कहलाएगा? अंतः प्रजनन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? डार्विन द्वारा, लैमार्क द्वारा, या वाइसमैन द्वारा, या मिलर द्वारा? तो देखिए जो फिलोसफिक लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा है? लैमार्कवाद के द्वारा लिखा गया, यानी कि लैमार्क हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्क। अगला देखिए कि किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो देखिए जीनी संरचना है तो क्या कहलाएगा? फेनोटाइप, या प्रभावी गुण, या अप्रभावी गुण, या जीनोटाइप, या जीन प्ररूप। तो देखिए जीनी संरचना है ना, तो जीनी संरचना है तो जीनोटाइप कहलाएगा। जीनी से क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। अगर रहेगा फिजिकली रहेगा तो फिनोटाइप हो जाएगा, लेकिन जीनी संरचना इसलिए क्या होगा? जीनोटाइप। अगला देखिए। अगला कहता है कि जब एक या एक से अधिक उप प्रजातियां उत्पन्न हो तो इसे कहते हैं। तो जब एक या एक से अधिक उप प्रजातियां उत्पन्न हो तो इसे क्या कहलाएंगे? उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, जाति उद्भवन, या इनमें से सभी। तो देखिए क्या हो रहा है? उप प्रजातियां उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन कहलाएगा। क्या हो रहा है? उत्पन्न, तो उत्पन्न से क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न को देखिएगा। जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन में बार बार क्या है? बार बार निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? मतलब कोई उद्देश्य नहीं है उसका, लेकिन बार बार क्या है? बार बार वो परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अनुवांशिक विचलन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अनुवांशिक विचलन। देखिए बारंबारता यानी कि बार बार किस में परिवर्तन हो रहा है? तो जीन में। क्या हो रहा है? तो बार बार निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य उसका नहीं है लेकिन परिवर्तन होते चला जा रहा है तो क्या कहलाएगा? अनुवांशिक विचलन कहलाएगा। अगला देखिएगा। नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? कह रहा है कि नर ड्रोसोफिला मेलानोस्टर्न में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 6 ऑटोसोम प्लस XY, 6 ऑटोसोम प्लस XX, 22 ऑटोसोम प्लस XY, 22 ऑटोसोम प्लस XX। तो देखिए इसमें जो 6 ऑटोसोम प्लस XY हो जाता है, क्या हो जाता है? 6 ऑटोसोम और क्या हो जाता है? XY हो जाता है। अगला देखिए। कायिक विभिन्नता होती है। जो कायिक विभिन्नता है, कायिक विभिन्नता किस में होती है? अनुवांशिकी में, उपार्जित में, ये तथा भी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कायिक विभिन्नता उत्पन्न होती है वो किस में होती है? उपार्जित लक्षणों में होती है। किस में होती है? उपार्जित में होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए। अगला कहता है कि जाति उद्भव के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? हमको क्या करना है? तो जाति उद्भवन करना। इसके लिए क्या निम्नलिखित होगा? अंतः प्रजनन, आनुवंशिकी विचरण, प्राकृतिक चुनाव, या इनमें से सभी। तो देखिए जब जाति उद्भवन करना है ना तो इसमें से क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चुनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक चुनाव। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक नई उप प्रजाति के विकास को कहते हैं। क्या हो रहा है? नई उप प्रजाति का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म विकास, जाति विकास, या जाति उद्भवन, या इनमें से कोई नहीं। तो एक नई उप प्रजाति के विकास को हम लोग क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो होगा कोई नहीं कहलाएगा। अगला देखिए। डीएनए प्रतिकृति के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण उत्पन्न होते हैं। मानते हैं कि डीएनए में कोई खराबी आ गया, डीएनए में क्या आ गया? कोई खराबी आ गया, प्रतिकृति हो गया, तो इसके दौरान क्या उत्पन्न होती है? तो इसके दौरान विविधता उत्पन्न होती है। क्या होती है? इसके दौरान विविधता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखेगा। कह रहा है कि जीन अवस्थित होते हैं। जो जीन है ये जीन किस में अवस्थित? तो साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में,
केंद्रिका में या राइबोसोम में। तो जो जीन अवस्थित होते हैं किस में होते हैं? केंद्रक में स्थित होते हैं। किस में होते हैं? केंद्रिका में नहीं, केंद्रक में अवस्थित होते हैं। किस में? केंद्रक में। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करता है? कहा कि निम्नलिखित में कौन जैव विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है बताइए आप लोग? जीवाश्म विज्ञान, तुलनात्मक आंतरिक संरचना, वर्गीकरण, इनमें से सभी। तो इसमें क्या कहलाएगा? वर्गीकरण जो है सो साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न कहला कि निम्न में कौन एक मानव में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता है? तो कौन व्यक्तिगत विभिन्नता है? इनमें से सभी जो है सो क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला प्रश्न देखेगा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसकी प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है? तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसकी प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है? विभिन्नता की, समरूपता की, उत्तरजीविता, क्या इनमें से कोई नहीं? तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो प्रवृत्ति अंतर्निहित रहती है क्या रहती है? उत्तरजीविता रहती है। उत्तरजीविता, जीवित के बाद क्या है? उत्तर है, उत्तरजीविता। अगला देखिए, किसी प्रजाति विशेष की एक आबादी में स्थित समस्त जीन को कहते हैं। तो देखिए, किसी प्रजाति विशेष है, एक आबादी में है, तो क्या स्थित समस्त जीन को क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे जीन कोष, जीन बारहमरता, जीन आवृत्ति या जीन प्रभाति, इसे कहेंगे हम लोग जीन कोष। एक जाति विशेष में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम जीन कोष कहेंगे। अगला देखिए, अगला कहता है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष को कहते हैं। जो जीवों के परिरक्षित अवशेष है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायनासोर, समस्थानिक, जीवाश्म या कशेरुकी। तो इसे हम लोग कहेंगे कशेरुकी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम कशेरुकी कहेंगे। अगला देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव व्यष्टि उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं। तो देखें, वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो जनन कहलाते हैं। जनने के द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित दिए गए जंतुओं में किसके मानव के 99% जीन एक दूसरे से मिलते हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए जंतुओं में किस में मानव के जो जीन है सो 99% मिलते हैं। तो किससे मिलते हैं? चिंपैंजी से मिलते हैं। हम लोगों का किससे माना जाता है? तो हम लोगों को चिंपैंजी से माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, जीवों के डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन से उनके पूर्वजों की खोज को क्या कहते हैं? तो जीवों के डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन में जो उनके पूर्वजों की खोज कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो आणविक जातिवृत्त, जातिवृत्त या जाति उद्भवन या जीवाश्म। तो क्या कहलाएगा? आणविक जातिवृत्ति। क्या कहलाता है? आणविक जातिवृत्ति। अगला देखिए, लैमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था वह कौन थे? देखिए, जो लैमार्कवाद क्या थे? उपार्जित लक्षणों का दिए थे, लेकिन जो वैज्ञानिक थे जो चूहे पर प्रयोग किए थे वो किसने? सिडनी फॉक्स, वाइसमान, हेल्डन या होपेरे। तो जो कह लैमार्कवाद के खंडन किए थे किसने किए थे? वाइसमान किए थे। किसने किए थे? वाइसमान ने। अगला देखिए, इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है? तो देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी कौन जो है सो क्या करता है? वंशानुगत गुणों को संचारित करता है। कौन करता है? बोलिए। लिंक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ऑटोसोम, जीन या न्यूक्लियस। तो कौन करता है? जीन उत्तरदायी होता है। जीन ही उत्तरदायी होता है गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना। अगला देखिए, मानव एवं ड्रोसोफिला में निम्नलिखित में किस सिद्धांत के आधार पर लिंग निर्धारण होता है? तो मानव एवं ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो होता है हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत। किसके द्वारा? हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में अपचायक वातावरण में एमिनो अम्ल जैसे कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया था? तो किसने किया था? तो वाटसन एवं किर्क ने, हेराल्ड यूरे एवं स्टेनले मिलर, जैकब एवं मोनार्ड ने। तो किसने किया था? हेराल्ड यूरे एवं सेंटले मिलर ने जो निम्नलिखित में जो है वैज्ञानिक में प्रयोगशाला अपचायक वातावरण से एमिनो अम्ल का निर्माण किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड यूरो एवं स्टेले मिलर ने। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न करा कि यदि एक लक्षण ए को अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों, कितने परसेंट? 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा दूसरा लक्षण भी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? तो देखिए, इनमें से कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? दोनों लक्षण, ना कि एक लक्षण होगा। क्या होगा? दोनों लक्षण पहले उत्पन्न होगा। अगला देखिए, संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुणों वाले लक्षण साथ साथ होते हैं लेकिन अगली पीढ़ियों में ये अलग अलग हो जाते हैं, यह निष्कर्ष कहलाता है। कि संकर नस्ल पीढ़ी में जब रहते हैं तो साथ साथ रहते हैं, लेकिन जब अगले पीढ़ी में जाते हैं तो किसके कारण हो जाता है? मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का प्रथम नियम, पृथक्करण का नियम, गैमेट का शुद्धता नियम। तो क्या इनमें से सभी के कारण जो है सो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न कि प्राकृतिक योगतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेते हैं तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता। तो यह जो मत है किसका मत है? डार्विन का। डार्विन ने कहते हैं कि जो प्राकृतिक में सबसे सर्वोत्कृष्ट होगा उसे क्या कर लेगा? चुन लेगा। जो अयोग्य होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक के चुनाव में हार जाएगा। अगला देखिए, पादप जगत के पुष्पित पौधों का यह वह रूप किस प्रकार विकसित हुआ? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मिलता है? देखिए, क्या कि पादप जगत के पुष्पित पौधों का विकास हुआ, ये जो मिलता है किस प्रकार के मिलता है? तो जैव विकास के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। किस विकास के अंतर्गत मिलता है? जैव विकास के अंतर्गत। अगला देखें, नई प्रजाति मूल प्रजाति से है। नई प्रजाति जो बनता है मूल प्रजाति से क्या होती है? तो हमेशा उन्नत होती है। क्या होती है? हमेशा उन्नत होती है। अगला देखिए, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी?
जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 3.5 अरब वर्ष पहले। कितना? 3.5 अरब वर्ष पहले। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह एक जीवाश्म है, सही बात है। इससे जबड़े में दांत तथा अंगुलियों में नख थे, एकदम सही बात है। इसमें डैने तथा पर या पंख विद्यमान थे, सही बात है। यानी कि इनमें से सभी क्या आ जाएंगे? से आर्कियोपेट्रिक्स के संबंध में सभी बात सत्य। अगला प्रश्न को देखिए। अगला कहता है कि किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण हम लोग किस विधि से करते हैं? तो जो जीवाश्म के निर्धारण का विधि है वो हम करते हैं रेडियो कार्बन का निर्धारण से, ना कि पृथ्वी के चट्टानों की गहराई से और ना जीवाश्म के अध्ययन से। हम लोग किससे करते हैं? रेडियो कार्बन विधि से न किसी का जीवन का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला कहता है कि जाति उद्भव की संभावना किसमें निहित होती है? तो जो जाति उद्भव की संभावना इसमें किसमें निहित होती है? लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न, अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न, या स्वपरागण द्वारा उत्पन्न पौधों में, या बी तथा सी दोनों। तो जाति उद्भवन की जो संभावना निहित होती है ये अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न एवं स्वपरागण द्वारा उत्पन्न पौधों में, यानी कि बी एवं सी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी एवं सी दोनों। अगला देखिए, आर्कियोपेटिक्स नाम जीवाश्म में है। रेप्टिलिया ये दोनों के गुण पाए जाते हैं। रेप्टिलिया एवं एम्फीबिया के गुण पाए जाते हैं। सरीसृप एवं उभयचर के गुण पाए जाते हैं। पक्षी एवं स्तनधारी दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जो आर्कियोपेट्रिक्स नामक जीवाश्म इसमें रेप्टिलिया एवं ये बीज इन्हीं दोनों का गुण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला कहता है कि जैव विकास की व्याख्या के संबंध में किस बात को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने मान्यता मिली थी? जैव विकास के संबंध में किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम मान्यता मिली थी? तो डार्विनवाद को। किसने? डार्विनवाद को। अगला देखिए। अगला कहता है कि मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में, किस पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले लंबे एवं बौने पौधों का लक्षण प्रारूपी अनुपात है। तो 9331 होता है। क्या होता है? 9331। ये सब प्रकार के प्रश्न छपेंगे। अगला देखिए। अगला कहता है कि वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए, कार्य क्या है? उद्भव में क्या है? तो उद्भव में एक ही, उद्भव में भिन्न है लेकिन कार्य एक है, तो क्या कहलाएंगे? असमजातंग, समजातंग और शेषंग। तो असमजातंग क्या कहलाते हैं? असमजातंग कहलाएंगे, ना कि समजातक। समजातंग में क्या होता है कि उद्भवन एक होता है लेकिन कार्य क्या होता है? अलग अलग। अगला देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के पूर्वजों का मूल निवास जाने हेतु निम्नलिखित में किसके बारे में अध्ययन करने से ज्ञान होता है? कहा कि कोई व्यक्ति है तो उसको पूर्वजों के मूल निवास कहाँ है ये सब जानने के लिए किसका पता करें? माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए का, वायु गुणसूत्र का, रक्त नमूने का विश्लेषण, या इनमें से सभी। तो देखिए, किसी के बारे में जानने के लिए सब का पता लगाना जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, मेंडल ने अपने वर्ण संकरण प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का चयन किया था? किस पौधे का चयन किया था? तो पीसम अस्टेविशियम। पीसम मटर का जो है सो नाम है, पीसम अस्टावाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें। अगला कहता है कि वैसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हुए भी कार्यों में असमानता दर्शाते उन्हें क्या कहलाते हैं? देखिए, बोले थे ना कि उत्पत्ति और रचना में क्या होंगे? समान होंगे, हाँ, लेकिन कार्य में क्या होंगे? अलग अलग। तो क्या कहलाएंगे? असमजातंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असमजातंग कहलाते हैं। अगला देखिएगा। अगला कहता है वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं कहलाती हैं। तथा वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थिति एवं अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जो उत्पन्न विभिन्नताएं होती है उसे हम जानिक विभिन्नताएं, कायिक विभिन्नताएं, अनुवांशिक विभिन्नताएं, या इनमें से सभी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता। अगला देखिए। अगला कहता है कि उपार्जित लक्षण वंशांगत नहीं होते। इसे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? कि उपार्जित जो लक्षण होता है क्या होता है? वंशानुगत नहीं होते। किसने किया था? तो वाइसमैन ने किया था। किसने? वाइसमैन ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाइसमैन। अगला देखें। अगला कहता है निम्नलिखित में किस तरह के जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? कह रहा है कि किसके संतानों में जैसे विभिन्नता नजर आती है? तो लैंगिक जनन में स्पष्ट रूप से नजर आता है। किससे? लैंगिक जनन में। अगला देखें। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतर्गत जीवों के अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जेनेटिक्स कहते हैं। भ्रूण विज्ञान कहते हैं, भ्रूण का अध्ययन भ्रूण विज्ञान कहलाएगा तो उसे क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। इकोलॉजी क्या कहलाता है? परिस्थिति पर्यावरण का अध्ययन। अगला देखिए। ऐसे विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते उन्हें कहते हैं कायिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, अनुवांशिक विभिन्नता, या बी या सी। तो इसको क्या कहेंगे कि जाननिक विभिन्नता, अनुवांशिक विभिन्नता दोनों कहेंगे, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। कह रहा है कि जीवों के मूल पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण को क्या कहते हैं? तो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। अगला देखिए। अगला कहता है कि जनकों में उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? तो ये भी क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता कहलाएगा। पैतृक गुणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता न ले जाता है। अगला प्रश्न को देखिए।
अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का युग्मक है। तो स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का युग्मक क्या है? XX। अगर पुरुषों में कहेगा तो पुरुषों में XY होता है। क्या होता है? XY होता है। अगला प्रश्न को देखिएगा। कहता है मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो मानव शरीर के किसी भी समान कोशिका में गुणसूत्रों के जो युग्म होते हैं कितने? युग्म माने जोड़ा, तो कितने होते? 23 जोड़ा। तो कितने होते? 23 जोड़ा। अगला देखिएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। जो लिंग गुणसूत्र का है जो पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? पुरुषों में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या इनमें, या किसी में नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्त्री में। अगला देखेगा। अगला कहता है कि वंशांगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला देखें। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। जो आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं द्वारा, जीव द्रव द्वारा, मस्तिष्क द्वारा या तंत्रिका। तो जो आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये डीएनए के द्वारा होता है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला कहता है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख है किस तरह के अंग है? समजात अंग है, अवशेषीय अंग है, या समवृत्तीय अंग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या? समजात अंग है। क्या है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों के एक ही उड़ना, समजात अंग। अगला देखेगा। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन ने, मेंडल ने, वेंडन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जिन शब्द की प्रस्तावना दी थे इनमें से कोई नहीं थे, जोहानसन दिए थे। जिन शब्द किसने दिए थे? जोहानसन। इनमें से कोई नहीं होगा। किसने? जिन शब्द को किसने दिया था? जोहानसन ने। अगला देखेगा। पक्षी और चमगादड़ के पंख है। तो पक्षी का भी काम क्या है? उड़ना। और चमगादड़ का भी काम क्या है? उड़ना। तो दोनों का एक ही काम, तो क्या हो जाएगा? समझात अंग हो जाएगा। अगला देखिएगा। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? जो घोंघा है ये किस प्राणी का है? तो मोलास्का समूह का है। किस समूह का है? मोलास्का समूह का। अगला देखिए। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो देखिए विकास के दृष्टिकोण से हमारे अधिक सबसे ज़्यादा किस में समानता होती है? चीन के विद्यार्थियों से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणुओं से। तो विकास के दृष्टिकोण से हमारी जो सबसे ज़्यादा समानता है किससे? चिंपैंजी से। किससे है? चिंपैंजी से। अगला देखिए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अगला देखें। अगला कहता है मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण पौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के तथा थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जाता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी। क्या थी? तो देखिए एक करिएगा तो मालूम चलेगा क्या होगा? TTWW हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयोग कीजिएगा पता चलेगा। अगला देखें। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकट संबंधी वो कौन है? चिंपैंजी है। कौन है? चिंपैंजी अफ्रीकी का। अगला देखें। अगला कहता है कि जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? जब जीवन उत्पत्ति हुआ था तो आप लोग जाने कि उस समय ऑक्सीजन नहीं था। जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, तो क्या होगा? अपचायक होगा। अपचायक। अगला देखिएगा। अगला कहता कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? जो मेंडल थे तो किस देश के थे? ऑस्ट्रिया के थे, इंग्लैंड के थे, फ्रांस के थे, ऑस्ट्रिया के थे। तो मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया के थे, ना कि ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के मध्य मठ के एक पादरी ईसाई थे। अगला देखें। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पैदान पर अवस्थित है? तो वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पैदान पर कौन अवस्थित होता है? वंश, जगत, वर्ग या गण। तो जो इसमें होता है जगत होता है। इनमें वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पैदान पर कौन है? जगत है। क्या है? जगत। अगला देखेगा। कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है? तो मानव जाति का जो मूल उद्भव है क्या है? अफ्रीका है। अब सभ्यताओं का पलना एशिया को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। पुरुष जिन संगठन होता है, जो पुरुष जिन संगठन है क्या होता है? तो XY होता है और XX स्त्री होता है। तो पुरुष कौन हो जाता है? XY। अगला देखिएगा। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो जब जीव की उत्पत्ति हुआ था तो इनमें से ना कार्बन डाइऑक्साइड था, ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, ना ऑक्सीजन था। इनमें से कोई नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो में लगभग आज हम लोग 90 प्रश्नों को कवर किए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? सभी महत्वपूर्ण है। आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर का नाम यही है कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये सही प्रश्न परीक्षा में छपने के बहुत ही चांस है कि इनमें से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिले। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।